हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे। देखिए, जनगणना या जनसंख्या एक ऐसा विषय है फ्रेंड्स, जो कि वर्तमान समय में अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में सबसे ऊपर, सबसे टॉप में हमारी जनसंख्या ही है फ्रेंड्स। वर्तमान समय में हम लगभग पूरे विश्व में 7 से 8 अरब लोग हो चुके हैं। अब इतनी जनसंख्या को मैनेज करना और उसके लिए पोषण की सही व्यवस्था करना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। और अगर हम अपने देश की बात करें, जहाँ पर कि हमें मालूम है फ्रेंड्स कि पूरे विश्व की जो 2.4% ये भूमि हमारे पास है, लेकिन पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे देश में है फ्रेंड्स। और देखिए, समस्या कितनी भी बड़ी, किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जनगणना या जनसंख्या। जनगणना तो उसका एक प्रारूप है, या फिर हम ये कहें कि उसके माध्यम से हम उस जनसंख्या को जानते हैं कि एक्चुअली उसका डाटा क्या है। तो ये जनसंख्या जो पूरे विश्व को तबाह कर सकती है, ये जनसंख्या जो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के लिए, यदि पूरी पृथ्वी के लिए हार्मफुल है, तो इसी जनसंख्या के बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसमें से कुछ आंकड़े देखेंगे कि भारत की जो जनगणना है वो किस तरह से है। और भारत में से जो उत्तर प्रदेश है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है भारत के सभी स्टेट्स में से, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज के इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जनसंख्या है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या ही है। चाहे जितनी बड़ी महामारी हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम उसको टेकल नहीं कर पाते हैं, तब वो महामारी होती है या तब वो समस्या होती है। और इस समस्या को हल करने में, इस महामारी को भी हल करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो होती है जनसंख्या। जनसंख्या जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है फ्रेंड्स, और उसके खाने के लिए नहीं होता, उसको रोजगार नहीं होता है, तब वो देश के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाती है। हालांकि एक तरह से अगर इसको स्किल्ड कर दिया जाए और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो ये अच्छा मार्ग भी दिखाती है और हमें माला माल भी कर सकती है। लेकिन अगर इसको सही से मैनेज न किया गया तो जनसंख्या हमें दिक्कत में डाल देती है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो जनगणना 1872 में की गई थी फ्रेंड्स। लेकिन ये जो जनगणना थी वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, मतलब इसको प्रॉपर नहीं किया गया था। फिर इसके बाद में 1881 में लॉर्ड रिपिन उस समय थे। तो लॉर्ड रिपिन के समय में 1881 में भारत की जनगणना की गई, जो कि बिल्कुल प्रॉपर जनगणना थी। इसके बाद से 10 साल के अंतराल में क्रमवार जनगणना होती रही, और 2011 में जो जनगणना की गई थी वो जनगणना 15वीं जनगणना थी फ्रेंड्स। अगर हम स्वतंत्र भारत से अगर इसकी काउंटिंग करते हैं, स्वतंत्र भारत के काल से, तब ये 7वीं जनगणना थी, जो जनगणना हमने 2011 में की थी। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो चाइना है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम विश्व में जनसंख्या के मामले में हैं, और कई सारे रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि 30 और 30 के बाद तक हम चाइना को भी पार कर जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये जनसंख्या लगातार भारत की बढ़ती रही तो एक अलग तरह की चुनौती होगी कि हम लोगों को रोजगार कैसे दें, उनका पेट कैसे भरें। खैर, देखते हैं इसमें क्या आगे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो जनगणना थी, जनगणना के प्रथम आयुक्त की बात करें, जो प्रारंभिक जनगणना हुई थी, तो उस समय WC प्लाउडेन, ये नाम आपको फ्रेंड्स याद रखना है, WC प्लाउडेन। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो WC प्लाउडेन थे। जनगणना या जनसंख्या जो है ये फ्रेंड्स शुरुआती, इसको हम ये कहें कि 1 अरब होने पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समय लग गया है। लेकिन फिर इसका जब गुणन होना था, तो गुणन होने पे फिर इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जनसंख्या को 1 अरब होने में तो बहुत ज़्यादा समय लगा है। इसके बाद फिर इसमें से बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। भारत में 1921 को कहा जाता है जनगणना का या जनसंख्या का विभाजन कहा जाता है। जनगणना का या जनसंख्या का विभाजक 1921 को इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि देखिए 10-10 साल के अंतराल में जनगणना होती थी।
तो 1921 के पहले एक जनगणना हुई तो वो होगी 11 में। तो ये जो 1911 है और 1911 से लेके 1921 तक के बीच में भारत की जो जनसंख्या थी वो फ्रेंड्स निगेटिव हो गई थी, है ना। तो निगेटिव होने का मतलब कि उसमें वृद्धि ना होके उसमें घटोत्तरी हो गई थी। इसके कारण हालांकि बहुत सारे थे उस समय, चूंकि हमारे यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज राज कर रहे थे और हमारे यहाँ फ्रेंड्स बहुत दुर्भिक्ष पड़े थे, मतलब अकाल बहुत बड़ा पड़ा था। तो और यहाँ की अंग्रेजों की पॉलिसीज ऐसी थी कि उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो किसान थे वो ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाए थे, इसलिए वहाँ फ्रेंड्स भारत में बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। तो उस समय जो ये विभाजक के रूप में 1921 को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस की जनगणना हो गई थी, माइनस में चले गए थे हम लोग। इसके बाद देखिए 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त, ये दोनों महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ये थे फ्रेंड्स सी चंद्रमौली। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि 2011 की जनगणना के महापंजीयक या अगर कहें कि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली महापंजीयक व गणना आयुक्त दोनों थे। 2011 की जो जनगणना हुई उसका शुभंकर कौन था? शुभंकर मैस्कॉट बनाया जाता है, जैसे खेलों के मैस्कॉट बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से जनगणना का भी मैस्कॉट बनाया गया था और वो बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका। एग्जाम में कई बार पूछा है फ्रेंड्स, प्रगणक शिक्षिका बनाई गई थी शुभंकर। और हमारा ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य था हमारा हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग ने इसमें प्रश्न पूछा था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स क्या कि हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, आवर सेंसेशन इज आवर फ्यूचर, ये क्या था? हमारी जो जनगणना थी उसका ध्येय वाक्य था। जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश की एक स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति ऐसी थी कि 71 जिलों में फ्रेंड्स जनगणना हुई थी उस समय। वर्तमान में 71 जिले जो थे उत्तर प्रदेश में वो प्रॉपर थे। तो इस प्रकार से 71 जिलों की जनगणना की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में फ्रेंड्स आपको विदित है कि 75 जिले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से फ्रेंड्स ये पहला राज्य है ना। इसकी जो जनसंख्या है पूरे अपने देश में से सबसे ज़्यादा है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो फ्रेंड्स ये 5वें नंबर पे आता है। जैसे कि हम अगर मतलब कि पूरे अपने स्टेट को एज ए मतलब एंटिटी माने तब ये 5वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स। जैसे हम कह दें कि एक चाइना हो गया, फिर अमेरिका हो, अपना इंडिया हो गया, फिर इसके बाद अमेरिका हो गया, इस तरह से करके ब्राज़ील हो गया, ऐसे अगर करके हम क्रम माने इसका तब ये 5वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स, है ना। इंडोनेशिया है दरअसल इधर पे। तो इस प्रकार से ये 5वें नंबर पे आता है अपना प्रदेश। तो अपनी प्रदेश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे आप जानते हैं कि राजस्थान है और चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी कितनी? 20.2%। मतलब एक दशक में जो बढ़ोतरी हुई थी जनसंख्या में वो हुई थी 20.2%। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो बताते हैं कि जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो यूपी में है फ्रेंड्स कितना? 829। तो 829 जनसंख्या घनत्व है यूपी का। अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में फ्रेंड्स है 912। 912 लिंगानुपात है यूपी का। लेकिन अगर हम वहीं बात करें पूरे अपने देश की तो 943 लिंगानुपात है पूरे देश का, लेकिन 912 लिंगानुपात है अपने यूपी का। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रदेश में 1000 जो पुरुष हैं उनमें
जो महिलाएं हैं उनकी संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है, सिर्फ 912 है। और पूरे अगर हम कंट्री की बात करें तो वहां पर संख्या कितनी है, 943 है। तो देखिए लिंगानुपात हमारे यहाँ काफी कम है। और 2011 की जनगणना में जो लिंगानुपात था फ्रेंड्स, वो हरियाणा का सबसे कम था। यहाँ पर देखिए हमने कुछ और भी फैक्ट्स रखे हैं, जिसमें से हमने धार्मिक जनगणना की बात की है। धार्मिक जनगणना में देखिए हिंदू, मुस्लिम, ये अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, तो वो पूरे देश में कितने हैं, है ना, उनका परसेंटेज क्या है, यहाँ पर उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हिंदू हैं 79.80% पूरे भारत में, और लगभग इसी के अप्रोक्स उत्तर प्रदेश में भी है ना, 79.73। तो ये सबसे ज़्यादा देखिए परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या भारत में है। इसके बाद मुस्लिम है, तो मुस्लिमों की संख्या कितनी है, देखिए 14.23%, ये है भारत के हिसाब से। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितने हैं फ्रेंड्स, 19.26%, है ना। तो देखिए यूपी में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी जो संख्या है वो पूरे भारत के इंटायर अगर उसमें से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा है फ्रेंड्स, 19.26% है। ईसाई जनसंख्या, ईसाई देखिए कितना है, 2.30। अब देखिए ये क्रम से है, तो कभी अगर अरेंज करने को आ जाए तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, है ना। अगर आ जाए कि निम्न में से आरोही क्रम में सेट कीजिए, है ना, जनसंख्या के आरोही क्रम में या जनसंख्या के अवरोही क्रम में निम्नलिखित समुदायों को अरेंज कीजिए, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि ईसाई, देखिए ईसाई में क्या है कि जो भारत में है वो 2.30%, और उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स बहुत कम है, क्या है, 0.18% ईसाई हैं ओनली। इसके बाद फिर हम यहाँ देख लेते हैं सिखों की बात। तो सिख में क्या है, देखिए 1.72% हैं भारत में, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 0.32% है ओनली। फिर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध में क्या है, 0.70%, ये पर है भारत का, और केवल मात्र 1.10% ये है फ्रेंड्स किसका, उत्तर प्रदेश का। इसी बात जैन का देखें तो जैन पूरे भारत में 0.37% है, और उत्तर प्रदेश में 0.11% है। इसके बाद अन्य कम्युनिटीज़ को देखें, कुछ लोग ऐसे अन्य में देखिए वो लोग आते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो भी इसी में अन्य में शामिल हो जाते हैं। जब जनगणना होती है तो अन्य में इस तरह से लोग शामिल होते हैं। तो उनकी जो जनसंख्या है वो है देखिए पूरे भारत में 0.66%, और यहाँ पर यूपी में कितनी है, 0.01%। तो इस प्रकार से ये आंकड़े हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, चूंकि इसमें से देखिए क्या है कि आंकड़े ही आंकड़े हैं, तो आपके दिमाग में आंकड़ों की एकदम से भरमार ना हो जाए, इसलिए हम इसको बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे पूरा समझ लेंगे फ्रेंड्स। और कोई भी फैक्ट्स इसमें बचेगा नहीं, एग्जाम में आप कोई भी कुछ भी आएगा, आप जनगणना से रिलेटेड जो भी होगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम और भी इससे जनगणना से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।